तो हम लोग बात कर रहे थे आपका एविडेंस एक्ट पे। तो जो बात चल रही थी आपकी वो कुछ संबंधों के बारे में क्या माना जाएगा, इस विषय पर बात चल रही थी। ये कहा गया था कि अगर ये दर्शित किया गया है कि कुछ लोग भागीदारों के तौर पर या अभिधारी और भूस्वामी या फिर मालिक और अभिकर्ता इसके रूप में अवस्थित रह चुके हैं, यानी वो लोग इस तरीके से संबंधित रह चुके हैं, ये दर्शित किया गया है कि कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से संबंधित रहे, तो फिर जो ये कहता है कि आज की तिथि पर संबंधित लोग इस प्रकार के संबंधों से संबंधित नहीं है, इस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा, क्योंकि माना यह जाएगा कि चीजें जैसी थी वो वैसी ही हैं आज भी। तो अगर ये दर्शित किया गया कि कुछ लोग जो परस्पर कुछ एक निश्चित प्रकार से संबंधित रह चुके हैं, तो जो ये कहता है कि वो लोग आज उस प्रकार से संबंधित नहीं है, वे ही साबित करेंगे कि वे लोग उस प्रकार से संबंधित नहीं हैं, क्योंकि संबंधों का वह प्रकार कानून निश्चित करता है कि किस प्रकार से खत्म होगा। आपने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंसी की संविदा यूं ही खत्म नहीं होगी। एजेंसी की संविदा कुछ निश्चित दशाएं हैं, उन्हीं में खत्म होगी। अगर अभिदारी या भूस्वामी का संबंध है तो किराएदारी की संविदा ये खत्म होनी चाहिए। उसके खत्म होने का कोई तथ्य होगा, कोई दिनांक होगा, एक प्रक्रिया है उसके खत्म होने की, तो वो फॉलो अप होना चाहिए। अगर फॉलो अप नहीं है तो फिर ये क्यों मान लिया जाए कि उस प्रकार से वो लोग असंबंधित नहीं, और जो ये कहता है कि संबंधित नहीं, इसका मतलब उसकी जानकारी में होगा कि वह प्रक्रिया जिसके पूरा होने पर वे संबंध खत्म होंगे वो पूरी हो चुकी है। तो अगर किसी की जानकारी में ये बात है तो फिर डेफिनेटली उसे उस बात को सिद्ध करना ही चाहिए, साबित करना ही चाहिए न्यायालय के समक्ष। इसलिए यह कहा गया था कि अगर भागीदारों, भूस्वामी और अभिदारी, मालिक और अभिकर्ता इस रूप में कुछ लोग अवस्थित रह चुके हैं, कुछ लोग संबंधित रह चुके हैं, तो फिर जो ये कहता है कि आज की तिथि पर वे लोग उस प्रकार से संबंधित नहीं हैं, उसे ही अपनी बात साबित करनी होगी। अगला सेक्शन कहता है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। कहता जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक दशा यही है। अगर कोई चीज किसी के कब्जे में है तो उपधारणा प्रथम दृष्टया यही माना जाएगा कि वह चीज उसी की है, अन्यथा उसके पास क्यों होती है। और अगर आप ये कहते हैं कि वह उसकी नहीं है, अर्थात स्वामी के नाते वह उसके कब्जे में नहीं है, तो वह उसके कब्जे में किस प्रकार है ये आप ही को बताना होगा, क्योंकि आप ये कहते हैं कि स्वामी के नाते उसके कब्जे में नहीं है। क्योंकि चीज का कब्जे में होना और चीज का स्वामित्व तो कब्जेदार के पास होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये हो सकता है कि व्यक्ति कब्जे में हो, व्यक्ति वस्तु का कब्जेदार हो, लेकिन वो उसका स्वामी न हो। तो वो कब्जेदार है और स्वामी भी है, ये स्वयं सिद्ध है कब्जे के तथ्य से। अगर आप ये कहते हैं कि कब्जेदार स्वामी नहीं है,
तथ्य साबित करना होगा कि कब्जेदार स्वामी नहीं है। कोई विशेष बात इसमें है ही नहीं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बताने की कोई जरूरत ये नहीं। अगला कहता है उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। ठीक है, कहता है जहां उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव का प्रश्न है, जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। इसको हम लोग जब भी देखते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, सॉरी, भारतीय संविदा अधिनियम, उसकी धारा 16 उसके साथ देखते हैं। पक्षकार कब एक दूसरे की सक्रिय विश्वास की स्थिति में होते हैं? जब एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होता है, तो पक्षकार एक दूसरे की सक्रिय विश्वास की दशा में है, यह कहा जाता है। इसके उदाहरण बहुत सारे दिए जाते हैं, जिसे पिता पुत्र की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है, डॉक्टर मरीज की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है, वकील मुवक्किल की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है। तो जब एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और दूसरा शिकायत कर रहा है इस व्यक्ति के बारे में जो इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है कि इन्होंने मेरी इच्छा को इस प्रकार अधिशासित किया है कि अपने लिए अनुचित लाभ, ठीक है, ये सुरक्षित कर लिया है, तो फिर संव्यवहार के सद्भाव इसे प्रश्नगत कर दिया है, क्योंकि फिर संव्यवहार सद्भावपूर्ण है, ये कहा ही नहीं जा सकता। इन दशाओं में संव्यवहार का सद्भाव प्रश्नगत हो गया है, लेकिन जो चीज प्रश्नगत हो गई है वो चीज वैसी ही है जैसी प्रश्नगत करने वाला पक्षकार कह रहा है। यह भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत ये तो कोई भी चीज कर देंगे आप तो भगवान का अस्तित्व तो उसे प्रश्नगत कर देते हैं, आप तो कुछ भी प्रश्नगत कर देंगे। तो जो कुछ आप प्रश्नगत कर देंगे उसके बारे में यह मान लिया जाए कि वो नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर कोई पक्षकार संव्यवहार का सद्भाव ये प्रश्नगत करेगा तो संव्यवहार का सद्भाव प्रश्नगत ही माना जाएगा, लेकिन संव्यवहार सद्भावपूर्ण नहीं था, ये तो स्थापना इस बात से हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी एक पक्षकार संव्यवहार का सद्भाव प्रश्नगत कर रहा है, और सद्भाव प्रश्नगत कर रहा है यानी वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि संव्यवहार जिस प्रकार हुआ बताया जाता है, यह संव्यवहार जिस प्रकार हुआ दिखता है, संव्यवहार उस प्रकार से नहीं हुआ। इसी को संव्यवहार का सद्भाव प्रश्नगत किया जाना बताया जाता है, यह कहा जाता है। तो यह बात किसी पक्षकार के कहने मात्र से साबित तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन चूंकि एक एडिशनल सरकमस्टांस है, और वो एडिशनल सरकमस्टांस ये कहते हैं कि एक पक्षकार सक्रिय विश्वास की दशा में है, अर्थात वह दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है, ऐसे कह दिया जाए तो भी बात
लगभग वही रहती है। सक्रिय विश्वास की स्थिति मीनिंग दरबाई है, उसके विश्वास को क्रियाशील कर देने की दशा में, अर्थात उसे विश्वास दिला देने की स्थिति में है कि वॉट एवर ही इज सेइंग दैट इज ट्रुथ। इसे ही सक्रिय विश्वास की दशा यह कहा जाता है, या इसे ही वैश्वासिक संबंध की दशा यह कहा जाता है। इसके उदाहरण अनेकानेक, लेकिन ऑब्जेक्टिवली तात्विक तौर पर वस्तुनिष्ठ प्रकार से अगर इस दशा को हम वर्णित करें तो यह उसी रूप में वर्णित होगी जिस रूप में धारा 16 सबसेक्शन 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां लिखी है। और वहां जो लिखा है वो ये लिखा है कि जबकि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को किसी भी कारण से, कारण कोई हो, अधिशासित करने की दशा में आ जाता है, तो ये पक्षकार, ठीक है, इस पर विश्वास करने ही लगता है और ये उसकी सक्रिय विश्वास की दशा में आ जाता है क्योंकि इसकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में आ गया। इसके लोकप्रिय उदाहरण ये समाज में आपको दिखते रहते हैं। वकील मुवक्किल का संबंध, डॉक्टर मरीज का संबंध, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध, पुत्र और पिता का संबंध। यहां पिता सक्रिय विश्वास की दशा में, वकील और मुवक्किल में वकील सक्रिय विश्वास की दशा में। अब ये एडिशनल स्थिति है और मुवक्किल शिकायत कर रहा है कि संविधान सद्भावपूर्ण नहीं था जो वकील साहब ने हमारे साथ किया। मान लीजिए वकील साहब ने मुवक्किल से कोई प्रॉपर्टी ये खरीदी है, मुवक्किल का कहना है कि संविधान सद्भावपूर्ण नहीं रहा, इन्होंने मेरी इच्छा को अधिशासित किया, जो उचित मूल्य था प्रॉपर्टी का उसमें 20 कमियां गिनाकर उससे कम मूल्य यह हमें दिया है, मेरी इच्छा को अधिशासित किया है, यह कहना है मुवक्किल का। अब यह भी हो सकता है कि मुवक्किल झूठ बोल रहा हो, संव्यवहार वाकई सद्भावपूर्ण रहा हो, क्योंकि वकील साहब वकील होने के कारण गलत ही होंगे ये तो नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी न्याय इस बात की मांग करता है कि उसको अपनी बात साबित करने का अवसर भी मिलना चाहिए। इसलिए 114 नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और पुराने में 111 यह कहती है कि संव्यवहार का सद्भाव अगर प्रश्नगत कर दिया गया है तो संव्यवहार के सद्भाव को, या यूं कहें संव्यवहार के असद्भाव को साबित करने का अवसर ये मिलेगा। और इसे साबित करने का भार किस पर होगा कि संव्यवहार सद्भावपूर्ण था, ये उस पक्षकार पर होगा जो सक्रिय विश्वास की दशा में, यानी कह वो रहा है। इसीलिए 111 स्पेसिफिकली अलग से लिखी गई है। संव्यवहार का सद्भाव प्रश्नगत कौन कर रहा है? दूसरा पक्षकार जो सक्रिय विश्वास की दशा में नहीं है, या यूं कहें जिसकी इच्छा को अधिशासित करने की कोशिश हुई है, यह जिसको विश्वास दिलाया गया है, शिकायत वो कर रहा है, लेकिन सबूत का भार 101 इसके मुताबिक डिसाइड नहीं हो रहा है, पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, और नए की 104 इसके मुताबिक डिसाइड नहीं हो रहा है, बल्कि सबूत के भार को एक विशेष व्यक्ति इस पर रखा गया है। और इसीलिए 111 अलग से और नए में 114 अलग से इसे जोड़ा गया है, क्योंकि एक विशेष दशा है, स्थिति सामान्य नहीं है।
और सामान्य दशा न होने के कारण उन्होंने कहा कि जब भी दशाएं ऐसी हों कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हो, अर्थात एक पक्षकार दूसरे के साथ सक्रिय विश्वास की दशा में हो और संव्यवहार का सद्भाव, इसको प्रश्नगत कर दिया गया, तो हमेशा संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो सक्रिय विश्वास की दशा में। अब देखिए, संव्यवहार का सद्भाव कहा उसने, और संव्यवहार का सद्भाव इस शब्दावली में है। कपट, मिथ्या व्यपदेशन, ये भी आ गए। धारा 16 सिर्फ असम्य कसर की बात करती है, और असम्य कसर इच्छा को अधिशासित करने की दशा, ठीक है, इससे उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पर बात बड़ी है, अगर व्यक्ति के साथ आपने कपट किया है तो भी संव्यवहार का सद्भाव यह प्रश्नगत हो गया है। बड़ा शब्द लाए हैं, संव्यवहार का सद्भाव यह प्रश्नगत हुआ है। तो फिर संव्यवहार का सद्भाव, इसे स्थापित करने का जो भार है वो उसी व्यक्ति पर होगा जो सक्रिय विश्वास की दशा में है। आप दृष्टांत देखिए, कहता कक्षीकार, कक्षीकार किसे कहते हैं? मुवक्किल को, क्लाइंट को, ठीक है। कहता है द गुड फेथ ऑफ ए सेल बाय ए क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज इन क्वेश्चन इन ए सूट ब्रॉट बाय द क्लाइंट। एक सेल हुई है, एक विक्रय हुआ है, उस विक्रय के सद्भाव को प्रश्नगत किसने किया है? क्लाइंट ने। और विक्रय हुआ किसको? एडवोकेट को। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द एडवोकेट। और सद्भाव, सद्भाव किस प्रकार प्रश्नगत हुआ यह नहीं लिखा है। सद्भाव असम्य कसर के प्रयोग, इससे भी प्रश्नगत हो सकता है। वो ये कह सकता है कि इन्होंने असम्य कसर का प्रयोग ये किया। कपट, मिथ्या व्यपदेशन, भूल, इससे भी संव्यवहार का सद्भाव यह प्रश्नगत हो सकता है। संव्यवहार के सद्भाव के प्रश्नगत होने का कोई तरीका यह दृष्टांत में नहीं दिया है। इसलिए धारा 16 के माध्यम से हम इस सेक्शन को समझते जरूर हैं, लेकिन यह सेक्शन सिर्फ धारा 16 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात नहीं करता। इस सेक्शन में जो कुछ लिखा है वो संव्यवहार के सद्भाव पर लागू हो रहा है। और इसीलिए धारा 16 जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, वहां पर एक बात लिखी है, इस धारा की कोई बात, ठीक है, धारा 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों, ठीक है, उपबंधों पर कोई विपरीत प्रभाव कारित नहीं करेगी। इसीलिए वहां लिखा गया है, ताकि कहीं ऐसा ना समझ लें आप कि 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका संबंध सिर्फ धारा 16 भारतीय संविदा अधिनियम से, उससे भी है, लेकिन उसके अलावा से भी है। क्योंकि संव्यवहार का सद्भाव ये कभी भी प्रश्नगत हो जाएगा। आप अपनी किताब पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। आप एक बीमार आदमी को ले गए, उससे कपट करके आपने कोई वसीयत, कोई दान पत्र ये लिखा लिया, तो संव्यवहार का सद्भाव प्रश्नगत हो जाएगा। ये माना जाएगा आपने कपट किया है, ये भूल की है। अगर वो शिकायत करेगा तो, और दोनों पक्ष कोई सबूत ना दे, तो साबित करने का भार तो आप पर है, क्योंकि सक्रिय विश्वास की दशा में आप हैं, और यहां सामान्य दशा ये तो है नहीं। आपको साबित करना होगा, और नहीं करेंगे आप तो डेफिनेटली जजमेंट आपके खिलाफ होगा। तो ये एक बड़ी बात है, और उसको उसी ढंग से लेंगे। दूसरा दृष्टांत कहता पुत्र द्वारा
जो कि हाल ही में प्राप्त हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए बाद में प्रश्नगत है। सद्व्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है। सद्भाव, सद्भाव में असमय का स्वर, कपट का अभाव, दुर्विद्वेषण का अभाव, भूल का अभाव, ये सारी बातें शामिल होती हैं। प्रपीड़न का अभाव, सद्व्यवहार का सद्भाव, ये एक ध्यान देने योग्य बात है। छोटी बात नहीं कही उसने, बड़ा शब्द ये उपयोग किया है। सद्व्यवहार का सद्भाव ये प्रश्नगत हुआ है। तो आपका 114, 115 ये पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 111A है, 111 का है। कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, सेक्शन बाद में देख लेंगे। एक सीधी बात, अभी तक 3 का फर्क आ रहा था पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जब हम देख रहे थे धाराओं में। अब ये 111 का थी, इसे पूरी धारा बना दिया, तो अब 4 का फर्क आगे आने लगेगा। और कुछ बदला ही नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ दी सेक्शन ये बदल गए, और वो भी जो पहले का था उसे का से मुक्त करके पूर्ण धारा ये बना दिया है। इसलिए नंबरिंग चेंज हो गई। अभी तक 3 का फर्क आ रहा था, अब 111 का आ गई, इसको 14 115 इस रूप में ले आए, तो सीधी सी बात है, आगे की धाराओं में 4 का फर्क ये आने लगेगा। और 4 का फर्क आएगा तो पहले जो 112 थी अब 116 हो जाएगी। ठीक है ना, पहले जो 112 थी पितृत्व के बारे में उपधारणा, वो 116 हो जाएगी। यह कहता कतिपय अपराधों के बारे में। यह धारा तब जोड़ी गई जब भारत में आतंकवाद का प्रचार और प्रसार हुआ। यह धारा कह क्या रही है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने वाली विधियों के अंतर्गत, विक्षुब्ध क्षेत्र यानी अशांत क्षेत्र यह घोषित किया गया है, और वहां आप उस समय उपस्थित पाए गए हैं, जबकि वहां क्षेत्र को शांत करने के लिए जो केंद्र के सुरक्षा बल थे या जो राज्यों के सुरक्षा बल थे वे कार्यवाही कर रहे थे, और उन सुरक्षा बलों पर अग्नायुधों से, अग्नायुध यानी फायर आर्म, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ, इनसे हमला किया जा रहा था, और आप उसी स्थान पर मौजूद थे, आप वहीं से गिरफ्तार हुए। यह साबित किया गया कि आप वहीं मौजूद थे, यह दर्शित किया गया है, और आप पर आरोप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का। अब तो धाराएं बदली होंगी, अन्यथा पहले वो 121, 122, 123, ठीक है, ये धाराएं थी, अब बदल गई होंगी बीएनएस ने। आप पर आरोप ये है, तो ये माना जाएगा कि आपने ये अपराध किए, माना जाएगा। इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ कतई बदल गया, ये माना जाएगा, ये उपधारणा की जाएगी कि आपने ऐसा किया है, उपधारणा की जाएगी। इसका अर्थ पीछे देख चुके हम लोग कि जिन तथ्यों के बारे में न्यायालय को उपधारित करने का विधायी निर्देश ये विधायिका से मिला है, न्यायालय उन तथ्यों को साबित मानेगा। अगर ये न्यायालय उपधारित करेगा कि आपने ऐसे अपराध किए हैं, इसका मतलब न्यायालय सिर्फ इस तथ्य से कि आप उस समय ऐसे क्षेत्रों में मौजूद थे जिस समय केंद्र या राज्य के सुरक्षा बलों पर फायर आर्म या एक्सप्लोसिव इससे आक्रमण हो रहा था,
आप सिर्फ वहां मौजूद थे और आरोप आप पर इन धाराओं का है, तो न्यायालय ये उद्धारित करेगा, यानी ये साबित मान लेगा सिर्फ प्रेजेंस साबित किए जाने से। कानून की स्थिति बहुत कठोर हो गई, ठीक है, आप सिर्फ प्रेजेंट है वहां और आप पर आरोप ये है, तो आरोप साबित मान लिया जाएगा, भले ही एक भी साक्ष्य, ठीक है, या एक भी साक्षी ये ना कहता हो कि आपको एक्सप्लोसिव या फायर आर्म का उपयोग करते देखा गया है, भले एक भी साक्षी इस ढंग का ना हो कि आप फायर आर्म या एक्सप्लोसिव का उपयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ कर रहे थे, इसके बाद भी आपको कुछ निश्चित अपराध जो कि यहां लिखे हैं इनका दोषी माना जाएगा until and unless contrary is proved, या तो तुम साबित करो कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब कानून की स्थिति बहुत कठोर हो गई और आतंकवाद के मसलों में, अब तो आतंकवाद अलग से सेक्शन ही ले आए बीएनएस में, लेकिन जिस समय 111A शामिल किया गया उस समय आतंकवादी कृत्यों को भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का दुष्प्रेरित किया जाना, इसके अलावा दंडित करने के लिए कोई सेक्शन था ही नहीं। अब तो बीएनएस में लाए हैं, ठीक है, आतंकवादी कृत्य अलग से लाए हैं, तो हो सकता है इस सेक्शन का स्वरूप यह भी बदला हो। देखते हैं क्या आया, कहता जहां कोई व्यक्ति उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे अपराध के ऐसे किसी क्षेत्र में जिसे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली के लिए और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें 1 मास से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है, ठीक है ना, व्यापक विघ्न रहा है, यानी या तो जिन विधियों के अंतर्गत किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, उन विधियों के अंतर्गत उसको विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया, या तो यह है पोजीशन, और यह पोजीशन यह है कि विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित तो नहीं हुआ लेकिन लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है और लंबे समय रहा। ड्यूरेशन कितनी है? 1 महीने, ड्यूरेशन भी 1 महीने है, और जो एक्सटेंशन है उसका जो विस्तार है वो भी व्यापक है। 2 बातें, इन 2 बातों ने मिलकर विघ्न की गंभीरता को बढ़ा दिया। अब यह विघ्न सामान्य प्रकार का नहीं रहा, व्यापक विघ्न रहा किंतु 1 महीने नहीं, 1 महीने रहा किंतु व्यापक नहीं। ये दोनों स्थितियां कमतर हैं, लेकिन व्यापक विघ्न है और 1 मास तक। अब स्थिति गुरुतर हुई है, अब स्थिति सामान्य नहीं है, तो इन 2 सिचुएशंस में से कोई सिचुएशन है, ठीक है, या तो वो क्षेत्र है जिसे क्षेत्रों को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने वाली किसी विधि के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, और या फिर वो क्षेत्र ऐसा है कि विक्षुब्ध क्षेत्र तो नहीं है लेकिन 1 मास तक लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है। क्षेत्र ये है, और इस क्षेत्र में आप उपधारा 2 यानी इस धारा के बाद जो धारा आएगी
उसमें विनिर्दिष्ट अपराध के किए जाने के दोषी हैं। तो कानून क्या उद्धारित करेगा आपके बारे में? क्या उद्धारित करेगा मीनिंग में क्या साबित मान लेगा? ये इसका और खा के बाद लिखा गया है कि कानून आपके बारे में ये उद्धारित करेगा, और उद्धारित करेगा मीनिंग जो लिखा है वो आपके बारे में साबित मान लिया जाएगा जब तक कि उसे नासाबित न किया जाए। नासाबित करेगा कौन? जिसे नुकसान हो रहा होगा। 102 आप नासाबित करो, ठीक है। और 102 की सहायता से यह बात नहीं कही जाएगी, बल्कि ठीक है, यहां जो कुछ लिखा है उसका सामान्य अर्थ उद्धारित किया जाएगा उन शब्दों के प्रकाश में जब लिया जाएगा, तो अपने आप ही यहीं से यह धारा प्रूव हो जाएगी। हालांकि आप समझना चाहो तो 102 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और नए में 105, उसके आधार पर भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि 102 पिछली और वर्तमान की 105 ये कहती है ना कि अंततः साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिससे नुकसान हो जाएगा अगर दोनों पक्षों से कोई सबूत न दिया जाए। तो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में अवधारणा आ गई है सिर्फ इसी कारण कि आप ऐसे क्षेत्र में उस समय मौजूद थे जो समय का और खाके बाद लिखा है। उस समय आप मौजूद थे और उस प्रकार के काम वहां किए जा रहे थे जिस प्रकार के काम यहां लिखे हैं, और उन कामों के कारण आप पर आरोप उन अपराधों का आ गया जो धारा 2 में विनिर्दिष्ट है। अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर उद्धारित होगा कि आपने ये अपराध किए हैं। यानी प्रोसिक्यूशन को क्या क्या साबित करना होगा? प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि जिस समय किसी स्थान पर वो काम किए जा रहे थे जो का और खा के बाद लिखे हैं, उस समय आप वहां मौजूद थे और आप पर आरोप उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अपराधों का है, और का और खा में जो क्षेत्र लिखे हैं उनमें से या तो क्षेत्र इस प्रकार का है कि विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित उसे किया जा चुका है, और या फिर क्षेत्र वो है जहां 1 मास तक लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा। ये चीजें प्रोसिक्यूशन ने जैसे ही साबित की, आप उन अपराधों के दोषी माने जाओगे जो उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट है। देखें क्या लिखा है, कहता है व्यापक विघ्न रहा है, किए जाने का अभियुक्त है, और यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर, जरूरी नहीं उसी स्थान पर जहां आर्म्ड फोर्सेस पर आक्रमण चल रहा है उसी स्थान पर होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कहता है ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय में था, ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या स्थान से अग्नायुधों या विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक तत् प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, ऐसा कैसा जैसा उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसा अपराध किया है, जब तक तथा प्रतिकूल दर्शित न किया जाए। और जरूरी नहीं है आप उसी स्थान पर हो जिस स्थान पर आर्म्ड फोर्सेस पर आक्रमण चल रहा है, ऐसे स्थान में किसी स्थान पर आप हो, बस ऐसे समय में थे आप, इतना साबित किया गया। जैसे ही इतना साबित होगा शेष सब कुछ उपधारित हो जाएगा, और तब प्रतिकूल साबित करने का भार 102 की सहायता से देखेंगे तो आप पर आ जाएगा कि आप साबित करो
कि ऐसा नहीं। ठीक है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित है, अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 147, आप देख लें भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 क्या है। वही आ गया जो 121 थी। ठीक है, वही है। फिर कहता है 148, 148 वो होगी जो 121 ए थी। यस, वही है जो 121 ए थी। ठीक है, फिर आपका आ गया धारा 148 या धारा 149 या 150, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो धारा 149 और 150, 123 जो थी वो आ गई, 149 जो 122 थी वो आ गई, और 150 वो आ गई जो 123 थी। ठीक है, अधीन कोई अपराध या आपराधिक षड्यंत्र या भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 या धारा 150 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरणा, तो केवल आतंकवाद वाली जो धाराएं न्याय संहिता में बढ़ी वो भी यहां शामिल नहीं की हैं। बिल्कुल ठीक जो पिछली धारा थी, बिल्कुल ठीक बदली हुई धाराओं के साथ, बदली हुई धाराओं के साथ नहीं बल्कि बदले हुए नंबरों के साथ वही धारा यहां लिखी है। इसलिए कुछ भी नहीं बदला नए आपराधिक कानूनों में, केवल वही बदलाव हुए जो बदलाव होने चाहिए थे। और क्या बदला? और तो कुछ भी नहीं बदला। अब चूंकि 111 ए, पहले 111 ए थी, अब 114, ठीक है, यानी धारा के पहले संख्यांक लगाकर उसे अलग कर दिया, इसलिए अब इसे धारा फुल फ्लेज्ड कहा जाएगा। तो अब तक 3 का अंतर आ रहा था, पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब 4 का आ जाएगा। और जो पहले 112 थी अब 116 दिया जाएगी। और 112 क्या कहती थी वहां? धर्मजत्व इसके संबंध में निश्चायक सबूत, वो अब 116 है, धर्मजत्व के संबंध में निश्चायक सबूत। अब एक चीज इसे पढ़ने से पहले समझ लें, धर्मजत्व ये एक तथ्य है। धर्मजत्व वैवाहिक स्थिति इसके चालू रहने के दौरान जन्म हुए बच्चे में होगा ही, ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉर्टियल अफेयर्स ये हमें लगता है ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, यह विवाह संस्था जब से अस्तित्व में आई तब से लेकर आज तक, ठीक है, ये अस्तित्व में रहे, ठीक है, रहे हैं और रहेंगे भी शायद। इसलिए विवाह के कंटिन्यू रहते हुए दो पक्षों के मध्य अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो धर्मज बच्चा है ही तथ्य के रूप में, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता। ठीक है, विवाह कंटिन्यू रहते हुए भी जो बच्चा जन्म ले रहा है वो अधर्मज हो सकता है, इलिजिटिमेट हो सकता है तथ्य के तौर पर। यानी बायोलॉजिकली अगर देखें तो हो सकता है वो उस पिता का पुत्र या पुत्री न हो जो सामाजिक तौर पर उसका पिता या ठीक है उसका पिता समझा जाएगा, यह संभव है। लेकिन फिर भी कानून इसे बनाने के पीछे समाज का विनियमन, रेगुलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी, यह प्रमुख उद्देश्य है।
इसलिए पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, आपसे खूब सवाल उठता है प्री में धड़ाधड़ कि पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 112 है और जो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 116 है, ये किस बात पर आधारित है? तो ये पब्लिक पॉलिसी इस पर आधारित है। ये नहीं कहती है तथ्य के तौर पर कि दो व्यक्तियों के बीच विवाह अगर कंटिन्यूएशन में है और उनके घर बच्चे का जन्म होता है तो वो धर्मज है ही, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। ये कौन कह लेगा? धर्मजता के संबंध में मां को छोड़कर तो कोई जानता ही नहीं, ठीक है। लेकिन लोक नीति ये चाहती है कि अधर्मज बच्चे भी समाज में मारे मारे न घूमे। आखिर अधर्मज बच्चे को भी पालने पोसने की जिम्मेदारी किसी पर तो होनी चाहिए। सोसाइटी के रेगुलराइजेशन के लिए ये ठीक है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि कोई बलि का बकरा तो चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप सस्ते, घिनौने और छुछोरे शब्दों में समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तो चाहिए, कोई तो चाहिए। तो फिर हम कोई और ढूंढे, इससे बेहतर है जो सामाजिक पिता माना जा रहा है उसी को ढूंढे, ठीक है ना। लेकिन कुछ सुरक्षा ये दिया जाना जरूरी है, क्योंकि कानून दोनों तरफ देखता है। हम लोक व्यवस्था ये भी बनाए, लेकिन लोक व्यवस्था शुचिता की कीमत पर नहीं, सेंसिटी इसकी कीमत पर नहीं, ठीक है। या यूं कहें, हम व्यभिचार और अनाचार इसे बढ़ावा देते हुए प्रतीत न हो। एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो उसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन चीजों को लाइसेंस बनने नहीं दिया जा सकता। कानून व्यभिचार का लाइसेंस बन जाए, यह स्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए खूबसूरत समन्वय इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा दोनों जरूरतों का। यह विधि की उपधारणा है, यह भी पूछा जाता है आपसे खूब प्री में कि whatever has been write down by the legislature in section 116 or in section 112 of the old evidence act, वो क्या है? वो विधि की उपधारणा है, यानी विधि उसे ऐसा मान रही है, जरूरी नहीं है वैसा है, हो सकता वैसा न हो, ठीक है, न भी हो, लेकिन टू रेगुलराइज द सोसाइटी कानून वैसा मान रहा है। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, वैसा है, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। लेकिन दो तथ्य हैं, एक तो बच्चे का जन्म विवाह के कंटिन्यू रहते हुए हुआ है। विवाह को कंटिन्यू हुए कितना समय हुआ था, दिस इज नॉट द मटेरियल फैक्ट। ऐसे मुकदमे आपकी किताबों में कि मां एक व्यक्ति के साथ विवाहित है, उससे तलाक हुआ, शादी हुई, एक महीने बाद दूसरे से, एक महीने बाद, एक महीने पहले वो किसी अन्य की पत्नी है और एक महीने बाद वो किसी अन्य की पत्नी है, और दूसरे विवाह के 2 महीने के भीतर यीशु का जन्म हुआ है, ठीक है। अब ये बच्चा जिस समय कंसीव हुआ होगा उस समय वो किसी और की पत्नी है, इसकी पत्नी नहीं है। इसके बाद भी कानून ये नहीं मानेगा
न माना कानून ने कि ये पूर्व पति का बच्चा है। उसने कहा कि धर्मजत्व इसके संबंध में उपधारणा होगी, क्योंकि विवाह कंटिन्यू है। विवाह कंटिन्यू हुए कितना समय हुआ ये लिखा ही नहीं कानून में। विवाह के कंटिन्यू रहते, भले ही 5 मिनट विवाह को हुए हों, इससे कोई लेना देना नहीं। कंटिन्यूएशन में विवाह होना चाहिए, पहली चीज जो आपको प्रूव करनी है। ये उपधारणा काम करना शुरू कर दे, इसके लिए पहली चीज जो साबित करनी होगी उस व्यक्ति को जो ये चाहता है कि उपधारणा आए, उसे साबित करनी होगी कि विवाह वैध विवाह, ठीक है ना, ये अस्तित्व में था दो लोगों के बीच। ठीक है, विवाह सिर्फ दिखावे में हुआ था, इनफैक्ट वो विवाह था ही नहीं। तब तो आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16, अगर पक्षकार हिंदू हैं उनके मुताबिक धर्मावस्था लीजिए, यहां तो थोड़ी मिल जाएगी। यहां तो वैध विवाह अस्तित्व में होना चाहिए। अच्छा, वैध विवाह अस्तित्व में है ये साबित कैसे करें, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि जिन पंडित जी ने कराया वो भी मर गए, जो लोग शामिल रहे वो भी मर गए, या उनसे झगड़ा हो गया, वो देने को तैयार नहीं। फोटोग्राफी उस समय होती नहीं थी, वीडियोग्राफी होती नहीं थी, होती भी थी तो हमारे पास पैसे नहीं थे। ऐसा तो लिखा नहीं कि जिनके पास फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पैसे नहीं होंगे वो शादी ही नहीं करेंगे। तो साबित कैसे करें? तो साबित करने के लिए एक, क्योंकि ये सिविल लिटिगेशन है, क्रिमिनल लिटिगेशन में बात बदल जाएगी। क्रिमिनल लिटिगेशन में तो युक्त संदेह के परे साबित नहीं कर रहे, छूटेगा। आपको साबित करना ही होगा। कैसे करेंगे आप जानो। नहीं करेंगे हम छोड़ देंगे, सजा नहीं देंगे। लेकिन सिविल लिटिगेशन है, तो चूंकि सिविल लिटिगेशन अगर दिए गए साक्ष्य के आधार पर ऐसा लगने भी लगता है कि वैसा रहा होगा जैसा पक्षकार कहते हैं, तो मान लिया जाएगा चीजें साबित हुई। तो अगर आप ये सबूत भी दे देंगे कि वे लोग पति और पत्नी के तौर पर खुलेआम न सिर्फ रहते थे, बल्कि उनसे संबंधित लोग उनसे पति और पत्नी की तरह ही व्यवहार करते थे और उन्होंने कभी भी आपत्ति नहीं जताई, तो यह साबित हो गया है कि वैध विवाह अस्तित्व में था। क्रिमिनल लिटिगेशन की बात अलग हो जाएगी, वहां नहीं। तो एक वैध विवाह के अस्तित्व में रहते, किसी बच्चे का जन्म हुआ या वैध विवाह विघटित होने के बाद बच्चे का जन्म 280 दिन शायद लिखा है, 280 दिन के भीतर बच्चे का जन्म हुआ, ये आपने साबित कर दिया। तो फिर वह बच्चा उसी पुरुष का बच्चा माना जाएगा जो उसके सामाजिक पिता के तौर पर जाना जा रहा है। अब अगर उसका सामाजिक पिता ये चाहता है कि ये न माना जाए, तो उस सामाजिक पिता को साबित करना होगा कि ऐसे समय में जब उस बच्चे का गर्भाधान या कंसीव वो का बच्चा कर सकता था, ऐसे किसी समय पर उस बच्चे की मां के पास पहुंच का उसके पास कोई अवसर नहीं था। यदि बायोलॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल कि वो बच्चा कंसीव हो सकता, ये अगर वो पुरुष साबित कर पाता है, तभी इस बच्चे का धर्मजत्व संदेह के घेरे में आएगा। अन्यथा ये बच्चा इसी का धर्मज बच्चा माना जाएगा, भले ही न हो, तथ्य पर भले ही न हो, लेकिन लोक नीति ये चाहती है कि
समाज में शांति रहे। तो ये है या नहीं है, ये सवाल नहीं है, लेकिन ये व्यभिचार का लाइसेंस न बने, इसके लिए एक फैसिलिटी आपको भी दी और ये कहा कि अगर ये पुरुष ये साबित कर दे, और देखें उपधारणा नहीं, निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत कहा है, निश्चायक सबूत, और निश्चायक सबूत के बारे में आपको पता है कि कंक्लूसिव प्रूफ, अगर किसी तथ्य को किसी तथ्य का घोषित कर दिया जाता है, तो जिस तथ्य को निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, ठीक है, दूसरे तथ्य का, इसी तथ्य को ना साबित करने पर वो दूसरा तथ्य ना साबित माना जाएगा। अन्यथा स्थिति यह होगी कि ये तथ्य अगर आप ना साबित नहीं कर पा रहे तो दूसरे तथ्य के बारे में आपको कुछ कहने की इजाजत ये भी नहीं मिलेगी। यानी वैध विवाह अस्तित्व में है और वैध विवाह के अस्तित्व में रहते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ है, यह वैध विवाह के विघटन के 280 दिन के भीतर इस बच्चे का जन्म हुआ। बस इतनी बातें कि या तो विघटन के बाद 280 दिन के भीतर उसका जन्म हुआ, या वैध विवाह के अस्तित्व में रहते उसका जन्म हुआ, वैध विवाह के अस्तित्व में आने के 5 मिनट बाद ही उसका जन्म हुआ, इससे भी मतलब नहीं। वैध विवाह के अस्तित्व में रहते हुए उसका जन्म हुआ या 280 दिन के भीतर उसका जन्म हुआ, विघटन के पश्चात, बस बात खत्म। जैसे ही इतना साबित हुआ, ठीक है, यह तथ्य कि 280 दिन के भीतर जन्म हुआ विघटन के या वैध विवाह के अस्तित्व में रहते हुए उसका जन्म हुआ, निश्चायक सबूत है। काहे का? बच्चे की धर्मजता का। यानी बच्चे की धर्मजता को प्रश्न, ठीक है, के अंतर्गत लाने की इजाजत न्यायालय अब आपको नहीं देगा। कुछ नहीं, आप धर्मजता के बारे में कुछ नहीं कह सकते, धर्मज है। क्यों? पब्लिक पॉलिसी इसका आधार है, इसका आधार वास्तविकता, तथ्य ये नहीं है। पब्लिक पॉलिसी के आधार पर कानून उपधारणा कर रहा है, और जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं सेक्शन को, तो ये सेक्शन अन्यायपूर्ण भी नहीं लगता। मूर्खों की दृष्टि से इस सेक्शन को देखेंगे तो ये अन्यायपूर्ण लगता है, कि गलत बात है, ठीक है। क्योंकि विवाह का अस्तित्व में होना या विघटन के अंदर 280 दिन के भीतर जन्म होना, ये निश्चायक सबूत है। तो चूंकि ये निश्चायक सबूत है, तो अब आप अगर ना साबित करना चाहते हो तो इन तथ्यों को ना साबित करो, तभी धर्मजता प्रश्नगत होगी, अन्यथा धर्मजता प्रश्नगत हो ही नहीं सकती। क्योंकि धर्मजता का निश्चायक सबूत ये है, इनके साबित होने के कारण वो साबित माना गया, तो उसे ना साबित करो ना। बच्चे की धर्मजता पर आप कुछ भी क्यों कह रहे हो? आप ये साबित करो कि वैध विवाह था ही नहीं अस्तित्व में। अगर वैध विवाह अस्तित्व में नहीं था, ठीक है, आप ये साबित करने में सफल हो गए, तो उदाहरणा या निश्चायक सबूत, ठीक है, धर्मजता का जो था उसी को डिस्टर्ब ये आपने कर दिया। अब कोई सवाल ही नहीं बचा। या आप ये साबित करो कि 280 दिन के भीतर विघटन के, विवाह के विघटन के इसका जन्म हुआ ही नहीं, बात खत्म हो गई। इनमें से कुछ भी आप साबित नहीं कर पाए। अब बच्चा धर्मज ही है, लेकिन एक बस फैसिलिटी और मिली है इन दो बातों के अलावा, और वो इसलिए दी गई है कि ये सेक्शन आपका अनाचार, व्यभिचार, इसका लाइसेंस न बन जाए। इसलिए कहा गया कि अगर ये पुरुष ये साबित कर दे कि जिस समय ये बच्चा कंसीव हो सकता था, बायोलॉजिकली, विज्ञान के नियमों के मुताबिक, ऐसे
ऐसे किसी समय पर इस बच्चे की जो जैविक मां है उस तक उसकी पहुंच नहीं थी। देखिए शब्द पहुंच है, ठीक है, पहुंच है। यानी इस पुरुष ने अगर यह साबित नहीं कर पाया, ठीक है, कि पहुंच, या यूं कहें अगर यह साबित हो गया, ठीक है, कि पहुंच थी, इसकी पुरुष की पहुंच थी। इसे क्या साबित करना? अगर ये चाहता है ये बच्चा इसका न माना जाए तो इसे साबित करना होगा कि बच्चे की जो बायोलॉजिकल मां है उस तक इसकी पहुंच नहीं थी, ये साबित करना होगा ना। उस समय पर जिस समय ये बच्चा कंसीव हो सकता था, पहुंच नहीं थी, ये साबित करना है, ठीक है। तो पहुंच नहीं थी, यह साबित करना असफल कब मान लिया जाएगा? यानी यह कब मान लिया जाएगा कि पहुंच थी? अगर उस पक्ष ने जो ये चाहता है कि बच्चा इसी का माना जाए, वो ये साबित कर देता है कि इस पुरुष के पास उस बच्चे की बायोलॉजिकल मां के पास जाने का अवसर था, बस बात खत्म हो गई, इसका मामला असफल हो चुका है। भले ही वो व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाया कि विज्ञान के नियमों के मुताबिक बच्चे के कंसीव करने के लिए जो कुछ होना चाहिए था उसके होने का कोई अवसर था या नहीं था, भले ही ये वो साबित न कर पाए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मामला सिविल है। केवल इतना साबित हो गया कि पहुंच थी, बस बात खत्म। देखिए उन बातों का कोई सबूत आ भी नहीं सकता, क्योंकि वे इतने अकेले में होंगी वो सारी बातें कि वहां एविडेंस मिलना कठिन है। एविडेंस कैसे मिलेगा भाई? इतना ही साबित किया जा सकता कि इनके पास अवसर था फला व्यक्ति से मिलने का, कोई रोक नहीं थी, गाड़ी भी मौजूद थी, समय भी था, कोई देख भी नहीं रहा था, या देख भी रहा तो इनकी पत्नी थी, जा ही सकते थे। किसी ने जाते देखा, ठीक है, इसे साबित करने की या इसका सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। प्रीवी काउंसिल उसका डिसीजन है इस विषय पर कि पहुंच नहीं थी या पहुंच थी, इन शब्दों का अर्थ क्या है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यही अर्थ स्वीकार किया है कि ठीक अर्थ यही है, ठीक है। आपका लैंगिक संबंध, ठीक है, बना या नहीं बना, इसका सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना साबित करना पर्याप्त है कि इनके पास अवसर था वहां जाने का, कोई रोक नहीं थी। ऐसा नहीं था कर्फ्यू लगा होता, ऐसा नहीं था बाढ़ आई होती, ठीक है। इवन अगर यह भी साबित हुआ कि पति किसी बीमारी से ग्रसित रहा है, लेकिन वह बीमारी ऐसी नहीं है जो मेडिकली यह कहा जाए कि ड्यू टू दैट डिजीज ही वॉज अनकेपेबल टू परफॉर्म सच एक्ट, तो भी उपधारणा खंडित नहीं हुई है, वो धर्मजत्व का निश्चय सबूत है। कानून बहुत सख्ती के साथ इस फेवर में है कि बच्चा अधर्मज न हो, क्योंकि गलती किसी की हो, बच्चे की नहीं है। तो यहां संरक्षण बच्चे को देने की कोशिश हुई है, ठीक है, लेकिन व्यभिचार का लाइसेंस भी ना मिल जाए किसी को, इसके लिए यह भी एक बात रखी गई कि अगर पुरुष ये साबित करने में सफल हो गया कि पहुंच ही नहीं थी, तो बात बदल जाएगी। इवन अगर जो नसबंदी ऑपरेशन है वो असफल हुआ और बच्चे का जन्म हुआ,
तो भी धर्मजत्व को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये भी खोपड़ी में पूछा जाता है, क्योंकि ये सीधी बात, कानून ये है, विवाह अस्तित्व में तो है, कानून तो जैसा है वैसे ही लागू होगा। वो कहता विवाह अस्तित्व में है, जन्म विवाह के अस्तित्व में रहते हुआ, विवाह के विक्रम के 280 दिन के भीतर हुआ। जिस समय बच्चा कंसीव हो सकता था उस समय इस पुरुष की इस स्त्री तक पहुंचती थी, बात खत्म हो गई। बस नसबंदी ऑपरेशन हो रखा था या क्या हो रखा था, इससे हमें क्या मतलब, कुछ भी हो रखा हो, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो सब कुछ आदमी ने ही किया था ना। और आदमी, इसके बारे में कोई गारंटी हो ही नहीं सकती कि इसने जो कुछ किया वो ठीक किया, एक बात, या ठीक हो गया, ये दूसरी बात। हो सकता ठीक हुआ ही ना हो, यद्यपि ये ठीक करना चाहता था, और ये भी हो सकता है कि ठीक करना ही ना चाहता हो, इसलिए ठीक नहीं हुआ। लेकिन संभावना गलती की है, इसलिए चीजें साबित हुई, बात खत्म। नसबंदी हो रखी थी, क्या हो रखा था, इसका मतलब क्या है? क्या डीएनए, ठीक है, क्या डीएनए या खून की जांच या अन्य वैज्ञानिक जांचों के माध्यम से इस उपधारणा को खंडित किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएनए भले ही कहे कि ये इनका बच्चा नहीं है, तब भी माना जाएगा इन्हीं का है, 116 के प्रभाव से। डीएनए कानून से बड़ा नहीं हो सकता। फिर डीएनए का उपयोग क्या है, ये सवाल पैदा होता है। तो पहली चीज ये समझ लीजिए, पहली बात, किसी को डीएनए प्रोफाइल कराने के मजबूर नहीं किया जा सकता, पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि डीएनए का उपयोग ये है, ये जो वैज्ञानिक जांचें हैं किसी के पुत्र होने या पुत्री होने के संबंध में, इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग ये है, उनका पहली चीज खूब समझ लीजिए कि साक्ष्य संकलित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन जांचों को कराने के लिए न्यायालय का न तो उपयोग किया जाएगा और न ही किसी के एप्लीकेशन पर यह जांचें कराई जाएंगी। यानी हमें शक है कि मेरा बच्चा नहीं है, और हम डीएनए प्रोफाइल के लिए एप्लीकेशन दे, वो जोर का कंटाप हमारे पड़ेगा, भगा दिया जाएगा। भग 116 काम कर रही है, भले ही ना हो, डीएनए की जांच भी आ जाए तो भी नहीं, क्योंकि डीएनए करने वाले भगवान थोड़े हैं, कानून काम करेगा। ठीक है, हमारे पास 20 सबूत हैं इस बात के कि अमुक बच्चा अपने सामाजिक पिता का बच्चा नहीं है। 20 सबूत हैं। उन सबूतों का वेटेज बढ़ाने के लिए 20 सबूत हैं मेरे पास, हमने ये साबित किया है कि उस तक पहुंच नहीं थी, लेकिन अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए हम डीएनए कराना चाहें, अब हो जाएगा, और वो भी तब जब दूसरा डीएनए कराने को राजी हो। अगर वो नहीं राजी तो कुछ नहीं है, तब इसी से साबित होगी। लेकिन फिर भी मामला उसी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि कराने को राजी नहीं, और 116 की उपधारणा दूसरे ने, ठीक है, साबित कर दिए, तो भी मामला उसी के खिलाफ जाएगा। यानी वजन बढ़ाने के लिए यह हो सकता है कि डीएनए प्रोफाइल कराया जाए, लेकिन डीएनए प्रोफाइल के आधार पर किसी की धर्मजुता तय हो, नहीं होगा। कानून के आधार पर धर्मजुता तय होगी, कोई मतलब नहीं। आप अगर ये मांग करते हो कि धर्मजुता के लिए डीएनए प्रोफाइल करा लिया जाए, भगा दिया जाएगा आपको, बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो इन विषयों पर आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, और डीएनए अगर प्रोफाइल आ भी गया तो उसकी जांच का जो साक्षिक महत्व होगा, ठीक है ना, वो सिर्फ ऐसा ही होगा कि बहुत सारे सबूतों में उसे भी एक सबूत माना जाएगा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो धर्मजुता से संबंधित जो उदाहरण ये निश्चय सबूत के तौर पे है,
और ये पब्लिक पॉलिसी के आधार पर है, ये टू रेगुलराइज द सोसाइटी है, ठीक है। और इस रूप में इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। अब बचा विबंध, ठीक है। इसके बाद नहीं, अच्छा 113 ए और 113 बी जो थी वो और है, तो इसका मतलब 113 ए और 113 बी को इन्होंने 117 118 कर दिया, तो 4 का फर्क तो अभी आ गया, 2 ये और बढ़ गई, तो 6 का फर्क आ जाएगा आगे, ठीक है ना। तो 113 ए और 113 बी, इस पर कल बात करेंगे हम लोग, और होगा तो विबंध पर भी कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे।